हेलो एवरीवन, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। पहले से 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब तक हम लोगों ने फॉलिकल्स के बारे में पढ़ा है, अंडाणु के बारे में पढ़ा है और अंडाणु के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ा है कि अंडाणु कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इसकी आगे की सारे इन्फॉर्मेशंस। तो सबसे पहले बात शुरू होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले आप 2 पॉइंट समझिए, एक मेनार्की क्या होती है, एक मेनोपॉज क्या होता है। मेनार्की जो होती है उसका मतलब होता है कि मेंसेस पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है, और मेनोपॉज क्या हुआ, मेनोपॉज का मतलब है जो मेंसेस है, मेंसेस साइकिल है उसकी स्टॉप हो जाना मेनोपॉज कहलाता है। तो अगर हम एक डेटा की एक फैक्ट की बात करें तो मेनार्की से लेकर के मीनोपॉज तक 400 एग एक महिला जो है वो उत्सर्जित करती है, और इसकी अवधि क्या होती है, अवधि इसकी होती है 28 + 2 या -2 डेज, यानी हर 28वें दिन के पश्चात एक एग उत्सर्जित हो जाता है महिला के शरीर से। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की शुरुआत मासिक दर्शन या मासिक चक्र दर्शन जिसे हम कहते हैं वो मेनार्की 12 से 14 वर्ष की अवस्था में शुरू होती है, और मासिक चक्र से निवृत्ति जो होती है वो मेनोपॉज कहलाती है, 45 से 50 साल की एज में होती है। ये जो डायग्राम है ये हमको बता रहा है कि ये घटना कैसे घटित होगी। तो पहले प्री ओव्यूलेटरी डेज जो होते हैं या प्री ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो 14 डेज़ का होता है, और उसके पश्चात ल्यूटियल फेज जो होता है या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो अगेन 14 दिन का होता है। तो 14 दिनों के रूप में ये 28 दिन पूरे होते हैं। तो प्री ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो रहा होता है, एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फॉलिकल्स है उनका निर्माण शुरू हो जाएगा। जो भी सबसे डेवलप्ड, सबसे विकसित फॉलिकल होगी, सबसे विकसित पुटिका होगी, वो प्राइमरी फॉलिकल्स के रूप में चेंज हो जाएगी। फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बनेगी, और टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। और आपको याद होगा कि पिछली 2 क्लास में हमने पढ़ लिया है कि ग्राफियन फॉलिकल ही डेवलप्ड होकर के सेकेंडरी ओसाइट बनाती है। अब ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल बनी है तो 14वें दिन यानी 14th डे ये ओवल्यूशन कराएगी सेकेंडरी ओसाइट का, जो कि आपकी फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाएगा और वेट करेगा स्पर्म का। इसके बाद अगले 14 दिन में क्या होगा, अगले 14 दिन में जो कार्पस ल्यूटियम है वो शरीर के अंदर एस्ट्रोजन का निर्माण बैलेंस बना करके रखेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का, जिसको हम नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज़ या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़। अब यहाँ शुरू करते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ना ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल 6 से 13 दिन तक चलती है। फॉलिकल फेज़ के दौरान 6 से 13 दिन होगा, और ओव्यूलेटरी फेज जो होगी वो 14वें दिन होगी, यानी कि जहाँ पर हम अंडोत्सर्ग करें, मतलब अंडोत्सर्ग होगा, हम देखेंगे कि अंडोत्सर्ग हुआ है। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज, ये लास्ट के 14 दिन चलती है। इस तरीके से हमारी ओवेरियन साइकिल 14 + 1 14 के रूप में कंप्लीट होगी, अदरवाइज आप 13 + 1 14 के रूप में मान सकते हैं, यानी 13 डेज अलग +1 ओव्यूलेटरी का डे, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका ल्यूटियल फेज। अब यहाँ क्या हुआ है, ये आपकी ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल, यानी कि गर्भाशय में क्या क्या हो रहा होगा। तो गर्भाशय में जो 1 से 5 दिन होंगे, शुरुआती 1 से 5 दिन होंगे, ये मेंस्ट्रुअल फेज होंगे, और उसके बाद 6 से 14 दिन जो होंगे ये प्रोलिफरेटिव फेज होंगे। यहाँ आप जो अंडाशय गर्भाशय देख पा रहे हो, यूट्रस देख पा रहे हो, इसमें जो आपको संरचना उंगली के आकार की दिखाई दे रही है, विभिन्न प्रकार की उंगलियों के रूप में जो दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये यूटेरियन वॉल का निर्माण हुआ है, यानी कि एक प्रकार की भित्ति जो है ये बनती है। थर्ड जो टाइम आएगा वो होगा सिक्रीटरी फेज, यानी अंतिम 14 दिन जो होंगे सिक्रीटरी फेज के रूप में होंगे। तो पहले 1 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज, 6 से 14 दिन प्रोलिफरेटिव फेज, और सेकेंड नेक्स्ट आ जाएगा सिक्रेटरी फेज, यानी अंतिम 14 दिन आपकी जो होंगे सिक्रेटरी फेज के रूप में होंगे। अब यूट्रस और ओवरी को मिला दें, इस साइकिल को अगर हम मिला दें, जोड़ दें, तो पहले से 5 दिन बनते हैं वो मेंस्ट्रुअल फ्लो में चले जाएंगे, यानी जो पूर्व निर्धारित एग जो है वो निकलेगा। तो 1 से 5 दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो किस में जाते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो में। नेक्स्ट है 6 से 13 दिन, अब वो 5वां दिन खत्म हुआ मेंस्ट्रुअल फ्लो का। नेक्स्ट 6ठा जो दिन होगा, 6ठे से 13 दिन तक, अब ये 13वां दिन कौन सा है जो पहले से गिन रहे हैं हम लोग, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
यानी टोटल इसमें 8 दिन लगे हैं। वैसे ये 6 से हम 13 दिन तक गिनेंगे। उस 6 से 13 दिन तक फॉलिकुलर फेज़ रहेगी। फॉलिकुलर फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़, यानी ओवरी में फॉलिकुलर फेज़ चल रही होगी, फॉलिकल्स निर्माण हो रहे होंगे, फॉलिकल्स डेवलप्ड हो रहे होंगे, ठीक है। और प्रोलिफरेटिव फेज़ ये आपका यूट्रस में चल रहा होगा। नेक्स्ट 14वां दिन जो होगा वो होगा ओव्यूलेशन का दिन। ओव्यूलेटरी फेज़, ये वो दिन है जिस दिन ग्राफियन फॉलिकल से निकल के सेकेंडरी ओसाइड फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाएगा। ये है 14वां दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज़। अब ये कौन सा दिन है? जो जब आपका एग आ चुका है फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद ल्यूटियल फेज़ चल रही होगी आपकी ओवरी के अंदर, और सिक्रेटरी फेज़ चल रही होगी यूट्रस के अंतर्गत, ठीक है। तो ये लास्ट के 14 दिन इस तरीके से वर्क करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि इस दौरान हार्मोन्स का क्या क्या रहता है। तो इस दौरान हार्मोन जो होगा FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH में डाउनफॉल होगा और डाउनफॉल होने के पश्चात दोबारा से इसकी मात्रा बढ़ेगी। LH जो होगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये थोड़ा सा बढ़ेगा और थोड़ा ज़्यादा पीक लेकर के दोबारा घट जाएगा। ओवरी के अंतर्गत अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओवरी के अंतर्गत आपकी जो विभिन्न प्रकार की फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स से निर्माण होगा, टर्शरी फॉलिकल्स का, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगी, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स अलग कर देगी, कार्पस लुटियम को अलग कर देगी और एग को अलग कर देगी। इस दौरान ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा शुरू में बढ़ती है, फिर घटती है और दोबारा 26वें दिन पीक पर ओवरी में एस्ट्रोजन की मात्रा होती है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ते हुए 23वें दिन बढ़ती है और पीक पर पहुंच के 23वें दिन फिर से पुनः घटने शुरू हो जाती है। एस्ट्रोजन की पीक 2 बार आएगी, जबकि प्रोजेस्टेरॉन की पीक जो होगी वो सिर्फ 1 बार आएगी 23वें दिन। नेक्स्ट ये आपका एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम किस तरीके से वृद्धि करती है? तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन तक तो आप देख रहे हो, 7 दिन तक तो आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 9 से 11-12 दिन के पश्चात जो है ये थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुई है। 14, 17, 19, 21 दिन में इसके अंतर्गत जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनसे ब्लड भर जाने के कारण ये फूल गई है। अंतर्गत इसके आप ब्लड वेसल्स की उपस्थिति देख सकते हो। 28वें दिन ये पुनः से घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर अगेन 28वां दिन जो होगा वो मेंसेस का होगा। मेंस्ट्रुअल फेज़, अब यहाँ डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज़ की शुरुआत होती है 1st से लेकर के 5th डेज जो होंगे वो मेंस्ट्रुअल फेज़ के होंगे। इस दौरान क्या होगा? इस दौरान सबसे पहले तो ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होगा। एंडोमेट्रियम यानी कि वही जो हमारे यूट्रस की आंतरिक परत बनी थी वो टूटेगी, और उसके टूटने के पश्चात ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन की एकदम कमी हो गई, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो गई, इनहिबिन बढ़ जाने के कारण यहाँ पर यूट्रस के अंतर्गत जो एंडोमेट्रियम की परत है वो टूट जाएगी। उसके तुरंत पश्चात कार्पस लुटियम का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कार्पस लुटियम का डीजनरेशन ये कहाँ पर हो रहा होगा? ये हो रहा होगा ओवरी के अंतर्गत। LH की हार्मोन यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की कमी के कारण जो है कार्पस लुटियम टूटेगा, क्योंकि कार्पस लुटियम ल्यूटिन प्रोटीन से बना होता है, और LH जैसे ही कम होगा तुरंत कार्पस लुटियम भी डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। LH से ही कार्पस लुटियम बना रहता है, और इसके पश्चात जब एंडोमेट्रियम टूट गई, कार्पस लुटियम का डिजेनरेशन हो गया, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो की सामान्य मात्रा कितनी है? 50 से 60 ml है। यदि इससे कम और ज़्यादा है तो फिर वह थोड़ा परेशानी का संकेत हो सकता है। अदरवाइज़ एक सामान्य महिला में 50 से 60 ml ब्लड जो है वो बाहर निकल जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है ये आप इसको सामान्य भाषा में ऋतुस्राव भी बोल सकते हो, और योनि मार्ग से लगातार अशुद्ध रक्त व टूटी हुई एंडोमेट्रियम की परत बाहर निकलती रहती है। अच्छा, इस दौरान हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि जनरली जब भी हमारे शरीर में ब्लड बाहर निकलता है तो ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस दौरान ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के तुरंत पश्चात डी क्लॉटिंग की जाती है। अब जो हमारी गर्भाशय की वॉल्स हैं, भित्तियाँ हैं, वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम को साबित करती है जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम, और इस फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम के कारण डी क्लॉटिंग होती रहती है। यानी ब्लड जो गाढ़ा हुआ होगा, जमा हुआ होगा, उस जमे हुए ब्लड को दोबारा से पतला करके, तरल करके, क्योंकि यह अशुद्ध ब्लड है, इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा यूटेराइन वॉल्स के
द्वारा फाइब्रोलाइसिन एंजाइम को रिलीज करा के। इसके पश्चात आ जाते हैं फॉलिकुलर फेज में। अब क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला जो फेज था वो हमने समझा, इधर दूसरा फेज स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान या प्रोलिफेरेटिव फेज के दौरान, प्रोलिफेरेटिव फेज कहाँ हो रहा है? यूट्रस में। फॉलिकुलर फेज कहाँ चल रहा है? ओवरी में। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया गया। जैसे ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया, फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप्ड होना शुरू हो गए। फॉलिकल्स से एफएसएच मिला, प्राइमरी फॉलिकल बन गया, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी और टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल तक बन गया। अब ग्राफियन फॉलिकल के पश्चात ये स्रावित करेगा। जब ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होगी वो स्रावित करेगी एस्ट्रोजन को और इनहिबिन को। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित जब होने लगेगा शरीर में तो क्या हो जाएगा? तो अब जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम है, जैसे ही एस्ट्रोजन निकलना प्रारंभ हुआ ग्राफियन से, यानी कि ग्राफियन ने संकेत भेज दिया है यूट्रस को। अब एस्ट्रोजन के द्वारा अंदर यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम को रिलीज़ बनाया जाने लगता है, फॉर्मेशन होने लगता है। और दूसरी ओर प्रोलिफरेशन होने लगता है एंडोमेट्रियम का, तीसरी ओर रीजनरेशन होने लगता है एंडोमेट्रियम का। यानी एस्ट्रोजन विशेष रूप से एंडोमेट्रियम पे काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जब इनहिबिन हार्मोन निकला था तो इनहिबिन ने क्या करा कि जो बाकी एफएसएच के कारण अन्य जो पुटिकाएं थी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में बदलना चाह रही थी खुद को, उसने जाकर के रोक लगा दी इनहिबिन ने कि अभी तुम मत निकलो, अभी मैं स्रावित हो रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि एक जो सेकेंडरी आपकी ओसाइट है उसका निर्माण पूरा हो चुका है, अभी आप अन्य जो फॉलिकल्स हैं वो ना बने, उनका निर्माण ना हो। तो जो डोमिनेंट पुटिका है केवल वही बस डेवलप्ड हो, और जो कि हो चुकी है ग्राफिन के रूप में। अब नेक्स्ट फेज आता है ओव्यूलेशन का। यानी एक तरफ हम देख चुके हैं कि मेंसेस कंप्लीट हो चुका है, पहला पूर्ववर्ती जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 6 से 13 दिन के अंतर्गत हमने क्या देखा कि वहाँ पर प्रोलिफेटरी फेज जो है वो हो चुकी है और गर्भाशय में, और इधर आपके फॉलिकुलोजेनेसिस चल रही है ओवरी में। और फॉलिकुलोजेनेसिस के पश्चात जो ग्राफियन फॉलिकल बनी है जो कि एकदम डेवलप्ड है वो चली जाएगी अब अंडोत्सर्ग के रूप में। इसकी सर्वाधिक संभावना होती है मासिक धर्म के 14वें दिन। यानी कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म 1 तारीख को आया है तो 14वां दिन जो होगा वो 14 तारीख को होगा, या अगर किसी महिला की 14 तारीख को आया है तो उसका जो दिन होगा वो 28 तारीख को होगा। तो ये डेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 14वें दिन ओव्यूलेशन की सर्वाधिक संभावना होती है। ओव्यूलेशन का क्या मतलब है? ओवरी से निकल करके फेलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी ओसाइट का आ जाना। तो मासिक धर्म के 14वें दिन सर्वाधिक संभावना है। इस घटना में ग्राफियन पुटिका के फटने से ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट फेलोपियन ट्यूब में उत्सर्जित हो जाता है। जब ऐसा होता है तो महिला के शरीर में टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाता है, यानी कि महिला का शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। थर्मोजेनिक इफेक्ट कहते हैं हम इसको। अब नेक्स्ट है प्रोस्टोग्लैंडिस हार्मोन या प्रोस्टोग्लैंडिस, जो कि एक लोकल हार्मोन है जो कि महिला के शरीर में निकलता है। इसकी मात्रा बढ़ जाती है। लोकल टिश्यू स्रावित हार्मोन, ये मतलब जो आपके ओवरी और गर्भाशय है उसके आसपास के टिश्यूज़ के द्वारा इस हार्मोन को निकाला जाता है। करता क्या है ये? तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत में संकुचन बढ़ा देता है जिससे योनि मार्ग में टूट कर निकल जाए, पेन रिसेप्टर को सक्रिय करता है। लेकिन ये कब निकलेगा प्रोस्टाग्लैंडिस हार्मोन? ये तब निकलेगा जिस समय आपकी एंडोमेट्रियम को सारा बाहर जाना होगा। तो जब बाहर जाने के लिए, यानी जो पुरानी बनी हुई आपकी एंडोमेट्रियम है उसको बाहर निकालने के लिए ये वर्क करता है, जिससे पेन रिसेप्टर्स सक्रिय हो जाते हैं, दर्द होने लगता है। और क्योंकि एंडोमेट्रियम में संकुचन होता है, यही कारण होता है कि महिला को ड्यूरिंग मेंसेस साइकिल पेन जो है वो फील होता है। क्योंकि एंडोमेट्रियम में संकुचन चल रहा होता है, क्योंकि पुरानी एंडोमेट्रियम को भी बाहर निकालना है और वह टूट कर बाहर जो है निकल जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि एट द लास्ट ऑफ फॉलिकुलर फेज, जब फॉलिकुलर फेज कंप्लीट हो जाती है 6 से 13वें दिन के पश्चात पुटिकीय प्रावस्था की समाप्ति पर ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन स्रावित करती है। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाने पर क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो हाइपोथैलेमस को संकेत देती है और डायरेक्ट एस्ट्रोजन भी जो है वो जाकर के पीयूष ग्रंथि को संकेत देता है। तो क्योंकि एस्ट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो हाइपोथैलेमस से एक बार और दूसरी बार पीयूष ग्रंथि से जब वो डिमांड करते हैं तो दो हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। एक होता है आपका गोनेडोट्रोफिक हार्मोन और एक होता है आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन अपने आप में एलएच रिलीज कर रहा होता है और एफएसएच रिलीज कर रहा होता है, और जबकि दूसरी तरफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इस तरीके से 2 बार ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकलता है, एक बार जीटीएच के द्वारा और एक बार स्वयं पिट्यूटरी के द्वारा। अब क्योंकि 14वें दिन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है तो इस घटना को हम एलएच सर्ज कहते हैं। 14वें दिन रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच ओवल्यूशन का कारण बनती है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की आवश्यकता से अधिक शरीर में निकलना ये एलएच सर्ज कहलाता है और यही कारण बनता है ओवल्यूशन का, जो कि आवश्यक भी है। हम ये नहीं कह सकते कि आवश्यकता से अधिक है, क्योंकि अगर ओवल्यूशन कराना है तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हमको ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। उस केस में ये एलएच सर्ज आपको याद रखना है 14वें दिन होता है। अब अगली फेज़ आती है ल्यूटियल फेज़। इस ल्यूटियल फेज़ में ग्राफियन पट्टिका के फटने से कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट तो जा चुकी है और इधर बचा है कार्पस ल्यूटियम। तो गर्भाशय में एंडोमेट्रियम का पुनः प्रचुरोद भवन हो चुका है। पुरानी एंडोमेट्रियम हमने बाहर निकाल दी है, नई एंडोमेट्रियम में पुनः प्रचुरोद भवन का मतलब है कि उसके अंदर दोबारा से ब्लड को भरा जा चुका है। तो गर्भाशय में उसको दोबारा से ब्लड से भरा जा चुका है। एस्ट्रोजन के कारण एस्ट्रोजन कार्पस ल्यूटियन से स्रावित होता है। एंडोमेट्रियम में सिक्रेटरी ग्लैंड बननी प्रारंभ हो जाती है, जिससे यूटेराइन मिल्क साबित होता है। तो यूटेराइन मिल्क कहाँ से रिलीज़ होता है? यूटेराइन मिल्क जो रिलीज़ होता है यानी एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम यूटेराइन मिल्क कहते हैं। ये अभी क्या करेगा, ये चिपचिपापन बढ़ा देगा जिससे कि सेकेंडरी ओसाइट चिपक सके। तो एंडोमेट्रियम में सिक्रेटरी ग्लैंड यानी कि स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ बनना प्रारंभ होती है, जिससे यूटेरियन मिल्क निकलने लगता है। इसके पश्चात यूटेरियन मिल्क ग्लाइकोजन से भरपूर होता है। इसका निर्माण कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बचा रह गया ओवरी में तो वो क्या कर रहा है, वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन को भेज रहा है और प्रोजेस्टेरॉन से यूटेराइन मिल्क में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है। कार्पस ल्यूटियम 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है। कार्पस ल्यूटियम कहाँ पर है? ओवरी में, जो कि अलग हुआ है ग्राफियन पट्टिका से। ग्राफियन पट्टिका ने सेकेंडरी ओसाइट को भेज दिया, अब रह गया कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा रिलीज करेगा हार्मोन, आगे देखते हैं अभी। तो पहला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो मुख्य हार्मोन गर्भधारण का हार्मोन भी कहलाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मुख्य हार्मोन है मेंटेंटा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो कि गर्भाशय की वॉल है उसको बना करके रखता है। सिक्रेटरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराता है ये एंडोमेट्रियम में, और यूटेराइन मिल्क के स्राव को भी प्रेरित करता है, जिससे एंडोमेट्रियम की परत चिपचिपी हो जाती है। तो ये अभी हमने पढ़ा ही था। एस्ट्रोजन आ गया नेक्स्ट। यह अंडोत्सर्ग के पश्चात प्रचुरोद भवन प्रावस्था यानी प्रोलिफरेशन अवस्था जो है उसको समाप्ति के पश्चात एंडोमेट्रियम का पुनः प्रचुरोद भवन करता है। यानी एक बार जो एंडोमेट्रियम खाली हो चुकी थी उसको दोबारा से भरने में मदद करता है। एस्ट्रोजन मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। याद रखिएगा कि इसको हम ब्यूटी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। प्रोजेस्टेरॉन मदर ऑफ फीटस कहलाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होगा वो भ्रूण की केयर करने वाला हार्मोन है, जो अभी आपने ऊपर देखा था, जो यूटेराइन मिल्क का निर्माण कर रहा था, है ना, और एंडोमेट्रियम का भी डेवलपमेंट कर रहा था। ये प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है मदर ऑफ फीटस यानी भ्रूण की माता, और मदर ऑफ मदर यानी जो माता है उसका जो निर्माण मतलब उसके लिए जो केयरिंग वर्क करता है वो एस्ट्रोजन होता है। तो गर्भवती माँ की केयर करने वाला हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन की पीक कब आती है महिला के शरीर में? तो एस्ट्रोजन आता है 13वें और 25वें दिन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का पीक पे होता है 23वें दिन। एलएच पीक पे और एफएसएच पीक पे कब होते हैं? 14वें दिन। तो मनुष्य महिला के जो है उसके शरीर में 13 और 25वें दिन एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है।
यानी कि जब एक बार अंडोत्सर्ग होना होता है तब, और एक बार जब मेंसेस का टाइम होता है तो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कब बढ़ेगी? 23वें दिन। एलएच की मात्रा और एफएसएच की मात्रा 14वें दिन बनती है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।